Good morning, everyone. I welcome you all to Let's Rise. तो आज डेट है 2 मार्च 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारा इकोनॉमिक सेक्शन का जो आज का फर्स्ट टॉपिक है वो इकोनॉमिक सेक्शन का है और वो है कंबाइनिंग सोशल वेलफेयर एंड कैपिटल मार्केट्स थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। आई होप आपको पता होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पे कंपनीज पैसा रेज करती हैं, जहाँ से शेयर्स बेचे और ख़रीदे जाते हैं। अब क्या हुआ है कि सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, जो लुक आफ्टर करती है, जो देखती है कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें जितना भी प्रोसीजर है वो कैसे फॉलो किया जाता है, उसके सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेबी ही रेगुलेट करती है। तो अब सेबी ने क्या किया है कि अलो कर दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कि वो क्या कर सकते हैं, उनको अप्रूवल मिल गया है कि वो सेटअप कर सकते हैं अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको पता होगा, अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो नया कॉन्सेप्ट आया है वो हम यहाँ पे समझेंगे। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनीज आएंगी, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब जो जितने भी आप कह सकते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, लेकिन वो सोशल काम भी करती हैं। जैसे हमने कल सीएसआर भी पढ़ा था, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब अगर कुछ एनपीओ जो होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो सोशल काम करती हैं, अब एलिजिबिलिटी क्या है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को आप सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो उनका इट इज सेड दैट एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया एनपी, और फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज, जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइज है, लेकिन वो जो ऐसे काम हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम कौन से काम हैं इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, दैट एस्टेब्लिशेस द प्रेमिसी ऑफ सोशल इंटेंट वुड बी रिकग्नाइज्ड एज सोशल इंटरप्राइज। जो काम ऐसे कामों में क्या जो सॉरी जो कंपनीज होती हैं ऐसे कामों में इन्वॉल्व होती हैं, अब कौन कौन सी हैं, अगर हम 2018 का रेगुलेशंस देखें तो उनके थ्रू वो इंटरप्राइजेज जो क्या करती हैं, काम करती हैं हंगर को इरेडिकेट करने के लिए सोसाइटी से, पॉवर्टी के खिलाफ, माल न्यूट्रिशन और इनइक्वालिटी के खिलाफ, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद अगर बात करें इक्वालिटी और एम्पावरमेंट जो है वीमेन की, या फिर एलजीबीटी कम्युनिटी की अगर बात करें, तो ऐसे जो सोशल काम काम करती हैं उन कंपनीज को हम इंक्लूड करेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। अब जो प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज होती हैं वो तो शेयर्स बेच के क्या कर सकती हैं कि डिफरेंट थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मीन्स पैसा रेज कर सकती हैं। लेकिन अगर बात करें हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो पैसा कैसे रेज करती हैं, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जीरो कूपन बॉन्ड की बात चल रही है, या फिर वो डोनेशन से भी, जो डोनेशन होते हैं म्यूचुअल फंड से, उनसे पैसा रेज करती हैं। पर यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी समझना कि जीरो कूपन बॉन्ड जो है ये क्या होते हैं। देखिए, जैसे जो शेयर है, तो शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज होते हैं, मतलब शेयर्स को बाय एंड सेल किया जाता है स्टॉक मार्केट में। जो बॉन्ड्स की बात है, इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, डेब्ट मार्केट के। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेपर है, ठीक है, उस पेपर पे आप उससे कमर्शियल पेपर कह सकते हैं, एक पेपर है, उस पर क्या लिखा है कि उसकी वैल्यू जो है वो 100 रुपये है। ठीक है, आपने वो किसी को बेच दिया, आपने वो किसी को बेच दिया, उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 100 रुपये। आपने वो कहा कि ये एनुअल जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। ठीक है, इसका जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। जब आप वो आपने वो 100 रुपये ले लिया, किसी कहीं पे इन्वेस्ट किया, जब आप वो बॉन्ड वापस खरीदेंगे तो आप 8% इंटरेस्ट रेट पे खरीदेंगे, मतलब आपने 100 रुपये में बेचा था, और जो दूसरे पर्सन ने खरीदा था वो इसलिए खरीदा था कि एक साल में उन्हें 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जब आपने वो वापस बाई किया, वो किया आपने 108 रुपये में। ये तो हो गया जो हम एक सिंपल बॉन्ड की बात करते हैं। अगर जीरो कूपन जो बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड, उसमें क्या होता है कि आप पैसा रेज करने के लिए कमर्शियल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल आपने एक 100 रुपये, एक पेपर है, उसकी वैल्यू ऑलरेडी 100 रुपये है,
ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपये है, आप इसको इंटरेस्ट रेट पे नहीं बेचेंगे। अगर ज़ीरो कूपन बॉन्ड की बात की जाए तो बाकी बॉन्ड्स की तरह उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़ीरो होता है। बाकियों की तरह जैसे अभी मैंने आपको एक जो कॉन्सेप्ट बताया बॉन्ड में जो 8% इंटरेस्ट की बात थी, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो कूपन बॉन्ड में इंटरेस्ट ज़ीरो होता है, यहाँ पे किसी इंटरेस्ट की बात नहीं होती है। लेकिन आप कहेंगे कि अगर 0% है तो क्यों ऐसा करेगा कि एक पर्टिकुलर जो बॉन्ड की का प्राइस है वो 100 रुपये है और कोई पर्सन उसको 100 रुपये में लेगा और फिर 1 साल के बाद या कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको वापस 100 रुपये में बेचेगा, उसमें उसका प्रॉफिट क्या है? इसमें ऐसा होता है कि जैसे एक कूपन बॉन्ड की जो एक सॉरी एक बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 0 है। सॉरी जो फेस वैल्यू है वो 100 है पर इंटरेस्ट रेट 0 है। जब आप उस कूपन बॉन्ड जो आप सॉरी उस बॉन्ड को बेच देंगे, उस बॉन्ड को आप बेचेंगे उसी फेस वैल्यू में मतलब उसका 100 रुपये है तो आप उसको 92 रुपीज़ में बेचेंगे। अगर आप उसको 92 रुपीज़ में बेचेंगे, उसकी कीमत क्या है, उसका रेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसका अमाउंट है 100 रुपया, मतलब उसका फेस वैल्यू 100 रुपया है। उसमें इंटरेस्ट रेट 0 है। इसलिए जो शख्स खरीदेगा वो आपसे खरीदेगा 92 रुपीज़ में। लेकिन जब आप उससे वापस खरीदेंगे वो बॉन्ड तो वो खरीदेंगे 100 रुपये में, तो उनको जो वो है 8 रुपये का फ़ायदा हो गया। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स। तो अब क्या हुआ है कि जो हमारा आप कह सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनको अप्रूवल मिल गया है कि वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को सेटअप करें, जहाँ पे वो कंपनीज़ क्या किए जाएंगी कि उसमें इंक्लूड की जाएंगी जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो काम करते हैं, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में। दूसरा जो हमारा काफ़ी अच्छा टॉपिक है वो है ऑल 5 S-400 regiments expected to be delivered by early 2024। जो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम है, इसको हमने बाय किया है रशिया से और इसकी फाइनल डिलीवरी जो है वो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगी। कुछ पेमेंट्स ड्यू होने की वजह से जो है डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई थी। अब ये मेड इन रशिया है। अब हम पूरा यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है जो बताई गई है, वह है काटसा की, कि जो कंट्रीज़ रशिया से ऐसी वेपन्स लेते हैं, ठीक है, तो उन पे काटसा सैंक्शन जो हैं वो लग सकते हैं, जिसका कि इंडिया को भी खतरा था और टर्की पे ऑलरेडी लग चुके थे 2020 में। तो अभी हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम क्या है, उसके बाद हम समझेंगे काटसा, जो कि इस टॉपिक जो ये हमारा जो आज का ये आर्टिकल है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है काटसा, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो एंटी मिसाइल सिस्टम है ये क्या है। तो अगर S-400 ट्रियम्फ मिसाइल की बात की जाए तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये रशिया में बनाया गया। इट इज़ मोबाइल। मोबाइल मीन्स कि इनको जो व्हीकल्स होती हैं, अभी मैं आपको यहाँ पे फोटो भी बताऊंगा, उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सकता है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। किसने डिज़ाइन किया है इसको? रशिया ने। अब इसके एक ही फीचर्स हैं कि इसका जो रेंज है वो अप टू 250 किलोमीटर्स है और एंड इट इज़ केपेबल ऑफ 4 टाइप ऑफ मिसाइल क्रिएट अ लेयर डिफेंस। अब यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई हैं, इनके जो फीचर्स हैं, दैट इट दिस सिस्टम कैन एंगेज ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट टारगेट्स जो होते हैं, उसके बाद यूएवीज जो होती हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, उसके बाद जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं जो 400 किलोमीटर और की रेंज में होते हैं और एल्टीट्यूड जिनका 30 किलोमीटर होता है। ऐसे अटैक से ये क्या करते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमें बचाता है। एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब ये होता है कि मैंने आपको जितने भी ये चीज़ें बताई हैं, जो एयरक्राफ्ट हो गए या यूएवीज हो गए या मिसाइल्स होगी, चाहे वो क्रूज मिसाइल्स हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, तो उनसे हमें जो S-400 डिफेंस सिस्टम है ये हमें उनसे ऐसे टारगेट से क्या करता है, बचाता है। तो ये है हमारा S-400। तो मैंने सबको बताया था कि ये मोबाइल है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है काटसा। देखिए, काटसा यूएस के थ्रू मतलब आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया गया एक ऐसा एक्ट है कि जो कंट्रीज़ जैसे जो देखो, जिन कंट्रीज़ का और यूएस का आप कह सकते हैं जो यूएस के अगेंस्ट हैं, जिनका और यूएस का रिलेशन अच्छा नहीं है, आपने सुना होगा वो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान ऐसी कंट्रीज़ हैं, जो इनके साथ क्या करे कि डीप एंगेजमेंट्स में आए, इनके साथ ट्रेड करे। कुछ ऐसी लिस्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा ट्रेड है जो आप उनके साथ करते हैं तो आप पे कर्जा लगाया जा सकता है। अब ये एक्ट जो है आपके ट्रेड पे भी लगाया जा सकता है या आप पे कुछ फाइनेंशियल सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं, जैसे ऑलरेडी रशिया पे लग चुके हैं, नॉर्थ कोरिया पे लग चुके हैं, और अगर ईरान में देखा जाए तो ईरान पे बहुत सारे जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं वो लग चुके हैं।
अगर काटसा की बात की जाए तो इसे कहा जाता है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट काटसा। ठीक है, काटसा जो एक लॉ जो है ये दिस लॉ केम इनटू इफेक्ट इन 2017। ठीक है, यूएस लॉ है ये एक, जो 2017 में एग्जिस्टेंस में आया था। अब इसका मतलब क्या है, वाई दिस इज मेंट टू पनिश, इसको क्यों बनाया गया था, पनिश करने के लिए कौन सी कंट्रीज को, जो कंट्रीज डीप ट्रेड और एंगेजमेंट्स में आएंगी, किसके साथ, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ। अब जो इकोनॉमिक सेक्शन है इसमें ट्रेड सेक्शंस भी हो सकते हैं और इसमें फाइनेंशियल सेक्शंस भी हो सकते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो रशिया से आप नहीं खरीद सकते, इसमें ऑयल है, उसके बाद गैस इंडस्ट्री की बात की गई है, जो नेचुरल गैस वगैरह आप बाय सेल नहीं कर सकते। डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर जो है, इसमें आप इनके साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ नहीं कर सकते। और ये ज़्यादातर जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इस पे ध्यान दिया गया जब जो यूक्रेन में भी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उसके बाद। अब आप कहेंगे कि 2022 में मैं आपको बता दूं कि काटसा जो है S-400 टर्की ने जब लिया था रशिया से तो उन पे काटसा लगाया गया था, पर इंडिया पे नहीं लगाया। लेकिन काटसा के जो आप कह सकते हैं ये डर जो है इंडिया को बना हुआ था कि इंडिया पे भी ऐसा हो सकता है कि काटसा एक्ट जो है लगाया जा सकता है। काटसा एक्ट लगाने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आप अगर इकोनॉमी की हालत देखिए ईरान की तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद रशिया से बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो ट्रेड नहीं करती हैं। जैसे इंडिया ने अगर ऑयल उनसे इम्पोर्ट किया तो हमने वॉस्त्रो और नॉस्त्रो अकाउंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस करा था कि नॉस्त्रो और वॉस्त्रो अकाउंट्स के थ्रू लोकल करेंसी में उनके साथ हमने ट्रेड किया। तो ये था काटसा एक्ट के बारे में। अब यहाँ पे एक हमारा एडिटोरियल है जो है मैसेज फॉर मैच्योरिटी, गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स शुड रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज। देखिए ये हमने अभी जो ये एडिटोरियल है दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में, जो आप गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है और जो वहाँ के एलजी हैं उनके बीच में जो टसल चल रहा है, जो आर्गूमेंट्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो है आर्टिकल 174 और 167। जो गवर्नर और गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम है ये तो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया बहुत सारे एडिटोरियल्स में कि क्यों गवर्नर और चीफ जो एक पर्टिकुलर स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उनके बीच में इतना प्रॉब्लम होता है। तो अगर आर्टिकल 174 की बात की जाए तो ये इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि गवर्नर गवर्नर के पास पावर है कि वो हाउस को प्रोग्राम कर सकें, डिसॉल्व कर सकें और समन कर सकें अकॉर्डिंग टू दोज प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद आर्टिकल 167 भी है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं पर्टिकुलर उसके स्टेट के, उनको जो डे टू डे बिजनेस है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्टेट का, उसके थ्रू सब इन्फॉर्म करना है उन्होंने किसको, कि गवर्नर को। अब जितने भी नोट्स हैं, जितने हमने यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं जो हमारे टॉपिक्स थे, इनके सभी नोट्स आपको जो हैं इंक्लूडिंग दिस एडिटोरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।